गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने पहला किंगडम, हमारा किंगडम मोनेरा, उसे अच्छे से स्टडी किया था। पहले बोर्ड पे समझा था और मैंने एक पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको उसे समझाया था, अच्छे अच्छे पिक्चर्स दिखा के। उसी तरह अब हम सेकंड किंगडम पे भी कंटिन्यू करेंगे। ये सारे किंगडम्स ना, मैं आपको, ये चैप्टर वैसे इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा मैं इसको बना के पढ़ा रही हूँ, पर मेरा ऐसे पढ़ाने का मतलब ये बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स है वो आगे तक आपके काम आएंगे। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना 11th और 12th में, ये बायोलॉजी के लिए हमारा पूरा बेस बनाता है। तो जब तक ये हम क्लियर नहीं करेंगे ना, तो आगे हम कुछ भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सारी बातें मैं आपको एकदम आराम आराम से धीरे धीरे समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, आगे वाली क्लासों में। और ये अपनी इस क्लास में तो डेफिनेटली है ही, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड किंगडम से, जिसका नाम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जैसे कि हमें याद है, यहाँ से यूकैरियोट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा यूकैरियोट आता है? मोस्टली यूनिसेलुलर, और इसे मल्टी सेलुलर भी कई बार कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक इकट्ठे होकर कॉलोनी बना लेते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठे होकर कॉलोनी बना लेते हैं। यानी एक जगह है जहाँ पर एक सेल अकेला लाइफ स्पेंड कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया, राइट, वो अकेला अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। लेकिन बैक्टीरिया में हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा और उसके पिक्चर देखे तो हमने क्या देखा, तो वो तो बहुत सारे एक साथ रहते हैं। तभी तो वो हमने एल्गल ब्लूम, तभी तो हमने वो साइनोबैक्टीरियल ब्लूम देखा था, जिसमें मैंने आपको क्या दिखाया था, एक लेक सी दिखाई थी पिक्चर में, और जिस पर बहुत सारी ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, राइट। तो वो क्या हो गया, उन्होंने कॉलोनी बना ली अपनी बड़ी सारी। तो वो बैक्टीरिया का केस था, राइट, यू बैक्टीरिया थे वो अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। यहाँ पे प्रोटिस्ट में क्या होता है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और यूकैरियोट का लक्षण क्या था? कंपार्टमेंटलाइजेशन और साथ में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का क्या मतलब निकलता है? हर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन युक्त होगी। कैसे? डबल मेम्ब्रेन, यानी दो दो लेयर उसको कवर करेगी, राइट, डबल मेम्ब्रेन होगी। डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ कंपार्टमेंटलाइजेशन था, तो ये मेन कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर। यूकैरियोटिक सेल, कोशिकांग यानी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन युक्त यानी झिल्ली युक्त, एक झिल्ली उनको कवर करके रखेगी। यानी पहले जो सामान बिखरा पड़ा था, अब वो अपने अपने अलमारी में अपने अपने जगह पर फिक्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कैरेक्टर एक आता है कि यहाँ पर जितने भी जीव होते हैं उनमें से ज्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी जलीय होते हैं। कोई समुद्री जल में है, कोई स्वच्छ झीलों में है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या है? जलीय है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो स्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर जलीय होते हैं। मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर जलीय होंगे। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तो होते ही है, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, और बहुकोशीय होने के स्थान पर क्या होता है, ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, राइट। फिर रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर आता है, यानी प्रजनन। ये दोनों विधियों से करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इनका अंतर हमें पता है, एसेक्सुअल में कोई भी जननिक कोशिका यानी गैमेट यानी युग्मक भाग नहीं लेंगे, और यहाँ से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी नर और मादा युग्मक के संलयन से जो जाइगोट बनता है वो यहाँ पर होता है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मेंशन किया है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई सारी विधियां हैं, वो हमें अभी ध्यान नहीं देनी। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना प्लांट किंगडम, उसमें हम एसेक्सुअल के मेथड्स भी पढ़ेंगे, राइट। तो बस इतना इतना पता होना चाहिए। अब क्या बात आती है? अब बात ये आती है कि प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन से जीवों को सम्मिलित किया गया है। जैसे हमने मोनेरा में देखा था, एक बैक्टीरिया था, एक आर्की बैक्टीरिया था, और फिर यू बैक्टीरिया था, फिर उनके अंदर उनके टाइप के जीव थे, राइट। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कुल 5 बड़े संघ हैं। अब क्या है, प्रोटिस्टा को ना थोड़ा विवादित है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है थोड़ा विवादित है। कुछ साइंटिस्ट तो बोलते हैं नहीं नहीं ये लोग ही आते हैं प्रोटिस्टा में, और कुछ बोल देते हैं नहीं नहीं ये भी आते हैं इसमें। तो कुछ साइंटिस्ट तो बोलते हैं सिर्फ सूक्ष्म जीव आते हैं, और कुछ बोलते हैं जो छोटे पौधे होते हैं ना वो भी यहीं पे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा विवादित है।
तो बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर हम जब पढ़ते हैं ना ये 4 इसको इसमें सम्मिलित किया जाता है, 1 2 3 4, इन 4 ग्रुप्स को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। लेकिन कई बुक्स में 5वां ग्रुप जो प्रोटोजोआ है वो भी यहीं पे ऐड होता है, इसीलिए हम प्रोटोजोआ को भी यहीं पे पढ़ेंगे। तो क्या है, विवादित किंगडम है, यानी इसकी जो सीमाएं हैं या जो इसकी क्वालिटीज है कि ये लक्षण वाले जीव इसमें आएंगे, वो अच्छी तरह से निर्धारित नहीं है या ऐसे निर्धारित नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि कुछ कैरेक्टर यहाँ भी मिल रहे तो कुछ कैरेक्टर प्लांट किंगडम में भी मिल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए विवादित है। तो पहले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रुप क्या है, क्राइसोफाइटा। क्या है, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में कौन आते हैं, जो शैवाल जैसे दिखने वाले जीव होते हैं वो आते हैं, शैवाल यानी काई, ठीक है, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एल्गी, ठीक है। तो शैवालों जैसे दिखने वाले। अब शैवालों में भी क्या होता है, यहाँ पे डायटम्स पाए जाते हैं, डायटम, इनकी विशेषता मैं आपको बताऊंगी, नया नाम है, ध्यान देना, ठीक है। डायटम्स पाए जाते हैं और सुनहरे शैवाल पाए जाते हैं। सुनहरे शैवाल कौन होते हैं, जो दिखने में गोल्डन कलर के होते हैं, और गोल्डन कलर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सुनहरा रंग, राइट, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सुनहरे शैवाल। और दूसरा जीव कौन है यहाँ पर, डायटम्स। अब ये क्या है, ऐसा नहीं है एक ही सुनहरा शैवाल होता है और एक ही डायटम होता है, नहीं, ये तो बस इनकी सिंपल क्वालिटी होगी। जैसे गोरे रंग के इंसान, अब गोरे रंग के इंसान को ये एक तो है नहीं, बहुत सारे होते हैं, राइट, ऐसे करके कलर के बेस पे डिवाइड कर दिया, बस नाम बोल दिया कि ये सुनहरा शैवाल है। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के शैवाल आते हैं, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात रही डायटम्स की, तो डायटम्स क्या करता है, डायटम्स के अंदर एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। ये लक्षण हमें याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। मैं आपके नीट के एग्जाम की बात करूं या हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स की बात करूं, डायटम्स पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो डायटम्स में क्या विशेषता होती है कि उनकी जो कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल होती है, वहां पर सिलिका नाम का एलिमेंट पाया जाता है। आपने आवर्त सारणी में केमिस्ट्री में देखा होगा कि सिलिका, Si नाम का एक एलिमेंट है, सिलिका है ना, ऐसा एक एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट यहाँ पे पाया जाता है। अब सिलिका का गुण क्या होता है, इसका गुण ये होता है कि ये नष्ट नहीं किया जा सकता, ये नष्ट नहीं होता आसानी से, इसका ये कैरेक्टर होता है। अब क्योंकि इनकी सेल वॉल में ये पाया जाता है, अब सेल वॉल के बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमने सेल वॉल की स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा नहीं है, राइट, पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में, इसलिए मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ सेल वॉल का। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, ज्यादातर मृत कोशिकाएं, कोशिका का मृत भाग होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, मृत भाग, क्या होता है, मृत भाग, ठीक है। अब मृत भाग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है कोशिका का, सिर्फ वो होता है जीवित भाग, और उसके बाहर का जो भी पार्ट होता है वो मृत भाग होता है। अब क्योंकि कोशिका द्रव्य के कांटेक्ट में कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन हमेशा होती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन हमेशा जीवित होगी, लेकिन सेल वॉल तो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट है, राइट, तो दूरस्थ, तो बाहर वाला कैसा होता है, मृत। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सेल का ही बताती हूँ, चलो, ये सेल हो गया, ये सेल वॉल हो गया, यहाँ पर अंदर अंदर ये है, अब ये क्या हो गया, इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल हो गई। प्लांट सेल हम ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, राइट। तो ये जो अंदर मैंने राउंड स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो गोला मैंने बनाया है ये वाला, ये क्या है, ये झिल्ली है। झिल्ली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि कोशिका के तो कोशिकीय झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर की तरफ ये जो है ना, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल या भित्ति, क्या कहते हैं, भित्ति या वॉल। तो ये क्या हो गई, सेल वॉल। ये क्या होती है, मृत टाइप की होती है, यहाँ पे डेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी जीवित भाग को ये मृत भाग कवर करके रखता है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सिलिका पाया जाता है,
तो सिलिका का क्या कैरेक्टर बताया मैंने आपको कि नष्ट नहीं होता आसानी से, इसीलिए जब ये जीव मर भी जाता है ना, यानी ये जीव मृत भी हो गया, तो इसकी सेल बॉडी समुद्र के तल में जाके बैठ जाती है, राइट। समुद्र के तल में जाके क्या करती है, बैठ जाती है। तो ये क्या हो जाती है, जमा हो जाती है समुद्र के तल में, जमा हो जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, सिलिका की वजह से नष्ट नहीं होता। तो ये जो जमा हुआ जो नीचे हमें मिलता है ना, डायटम्स का जो मृत शरीर होता है वो हमें जो मिलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डायटमी सॉइल या डायटमी मृदा। सॉइल को हिंदी में मृदा कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायटमी मृदा। अब इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसका कैरेक्टर ये होता है कि इससे आसानी से निस्यंदन या फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। फिल्ट्रेशन किसका, ऐसा नहीं किचन में जो सामान छानना है उसका, नहीं, चाय छानने के लिए यूज नहीं होता, ओके। किसके लिए, इंडस्ट्रियल बेस पर, यानी जब पॉलिश या पॉलिश जैसे केमिकल्स बन रहे होते हैं, राइट, उनके निस्यंदन में काम आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑयल्स के, तेलों को छानने में, जब इंडस्ट्रियल लेवल पर वो बन रहे होते हैं। सिरप्स, और क्या कहा मैंने सबसे पहले क्या नाम लिया था, पॉलिश, राइट। तो इन तीनों के निस्यंदन या फिल्ट्रेशन में काम आता है। किसकी वजह से आता है, सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से। कौन काम आता है, सिलिका सॉइल या डायटमी मृदा। क्या काम आता है, डायटमी मृदा। ये क्या होती है, डायटम्स का मृत शरीर या अवशेष होती है, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा हमारा इतना ही था। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है वो क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, अब नाम से समझ आ रहा है, फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट से आपको एक नाम याद आया होगा जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, है ना। अब नाम में ही फ्लैजिला है, मतलब इन यहाँ पर पाए जाने वाले सभी जीवों में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। यहाँ पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो बॉडी के लंबवत अक्ष पर होता है और एक अनुप्रस्थ अक्ष पर होता है। जैसे ये मार्कर है, तो ऐसा लंबा अगर मैं इसका अक्ष या एक्सिस लूं तो ये तो हो जाएगा इसका लंबवत, राइट। और अगर इसको ऐसे बीच में से टेढ़ा आधा काटा जाए तो ये उसका अनुप्रस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ, या इंग्लिश में मैं कहूँ तो ट्रांसवर्स, और ये जो होगा ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। तो एक तो इस अक्ष पर प्रेजेंट होगा फ्लैजिला, यानी यहाँ ऊपर की ओर, और एक यहाँ पर, ठीक है। ऐसे इसमें फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजिला होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने वाला पिगमेंट पाया जाएगा। अब एक बात आपको मैं समझाती हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। जब भी फोटोसिंथेसिस नाम आता है ना, तो फोटोसिंथेसिस का मेन काम तो हमेशा क्लोरोफिल ही करेगा, हमेशा क्लोरोफिल ही करेगा, और क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन कलर में होगा, ग्रीन कलर में होगा, ठीक है। अब ग्रीन कलर के भी बहुत सारे कलर होते हैं ना, सी ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है, येलोइश ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है। ये कलरेशन किसकी वजह से होता है, अलग अलग टाइप की क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। जो छोटे संघ के जीव होते हैं उनमें हमेशा क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब जब क्लोरोफिल या ग्रीन कलर बन रहा होता है, यानी क्लोरोफिल जब बन रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं या उसके समान रूप के कलर्स होते हैं। तो जो भी अंग कलर देता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णक या पिगमेंट। जो भी कलर देता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णक या पिगमेंट। तो क्लोरोफिल क्या हो गया, एक पिगमेंट हो गया, है ना। उसी तरह से येलो कलर के लिए भी एक पिगमेंट होता है, रेड कलर के लिए भी एक पिगमेंट होता है, ब्राउन कलर के लिए भी एक पिगमेंट होता है, सुनहरा जो गोल्डन कलर था पीछे उसके लिए भी पिगमेंट होगा, राइट। तो हर एक कलर के लिए एक वर्णक उत्तरदायी होता है, यानी वो वर्णक है तभी वो कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक है तो ग्रीन कलर तो डेफिनेटली होना है, पर यहाँ पे और कलर्स भी पाए जाते हैं जीवों में। क्या, येलो, ग्रीन, रेड, ब्राउन। अब इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, रेड कलर सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है।
इनकी सेल वॉल की एक विशेषता होती है कि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और पीछे मैंने आपको बताया था कि सेलुलोज पादपों में पाया जाता है, प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर वैसा सेम टू सेम सेलुलोज तो नहीं मिलता, पर सेलुलोज की कुछ पटलिकाएं यानी पट्टियां प्रेजेंट होती है। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज की बनी पट्टियां प्रेजेंट होती है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। अब आते हैं रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। कई बार क्या होता है ना, रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट इकट्ठा होके अपनी संख्या काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। क्योंकि ये समुद्री जीव होते हैं तो ये क्या करते हैं, कई बार समुद्र के ऊपर वाले हिस्से में यानी समुद्र के ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं ना, तो एक ऐसा एरिया सा बन जाता है जहाँ पे समुद्र का पानी पूरा रेड दिखने लग जाता है। कैसा दिखने लग जाता है? पूरा रेड। तो उस रेड कलरेशन की वजह से क्या होता है, इसे लाल तरंग या रेड वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल तरंग या रेड वेव। अब क्योंकि इतने सारे डायनोफ्लैजिलेट्स यहाँ इकट्ठे हो गए तो ये सबका काम चल रहा होगा, सबका रेस्पिरेशन यानी श्वास लेना चल रहा होगा, अपने अंदर भोजन बनाना वगैरह चल रहा होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो भी शरीर से निकल रहा होगा। अब उसके रिजल्ट में क्या होता है, ये अपने आसपास के पानी को क्या बना देते हैं? जहरीला बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास प्रेजेंट जो समुद्री मछलियां या समुद्री जीव होते हैं वो मरने लग जाते हैं, ठीक है, मरने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है? पॉइजनस होते हैं, रेड वेव उत्पन्न करते हैं यानी लाल तरंग उत्पन्न करते हैं। कौन? रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट। इसका एक उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक है। नाम अलग है, नया है, पर याद रखना है। क्या है? गोनीलिएक्स। क्या है? गोनीलिएक्स। गोनीलिएक्स, ठीक है, गोनीलिएक्स। इतना ही था। अब है तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप क्या है? यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स ये कैसे होते हैं? स्वच्छ जलीय होते हैं। अभी तक तो दोनों थे वो समुद्र जल में पाए जा रहे थे, है ना, समुद्र सी वाटर में पाए जा रहे थे यानी खारे पानी में पाए जा रहे थे। पर ये यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में पाया जाता है। और स्वच्छ जल कहाँ होता है? समुद्र के पानी का तो नहीं होता, झीलों का होता है और नदियों का होता है, राइट। तो ये झीलों और नदियों में पाया जाता है। फिर स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। स्टैंडिंग यानी स्थिर। अब नदी का पानी साफ तो है, स्वच्छ तो है, लेकिन वो स्थिर नहीं होता, फ्लोटिंग पानी होती है। नदी तो हमेशा बहती रहती है, झील नहीं बहती। तो ये झीलों में पाया जाता है, स्टैंडिंग फ्रेश वाटर में या स्थिर स्वच्छ जल में। फिर क्या है? प्रोटीनस पेलिकल पाया जाता है। अब ये क्या चीज आ गई? इनकी शरीर पर ना, शरीर की बाहरी सतह पर पेलिकल क्या होता है? पेलिकल बेसिकली कोई ऐसे हार्ड कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, हार्ड रिजिड कठोर कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है? हल्का सा मूवमेंट शो करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोकोमोशन में काम आएगी, नहीं, लोकोमोशन में काम नहीं आता पेलिकल, ठीक है, स्ट्रोक्स मारने के काम आता है। तो ये पेलिकल बनता है। अब पेलिकल क्या है? कठोर कांटे जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये बना हुआ किसका है? प्रोटीनस यानी प्रोटीन का बना हुआ पेलिकल पाया जाता है। क्या है? प्रोटीन का बना हुआ पेलिकल पाया जाता है। फिर क्या बात लिखी है कि पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। पैरासाइटिक नेचर यानी किसी अन्य जीव में जाकर वहां पर उससे हानि पहुंचाएंगे और खुद का स्वार्थ ग्रहण करेंगे, यानी परपोषी प्रकार के या परजीवी प्रकार के होते हैं। कब होते हैं? देखो, इनमें दो टाइप्स पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस कब होता है? सूर्य की रोशनी में प्रेजेंट होता है, यानी जब ये किसी ऐसे एरिया में है जब इनके पास सूर्य की रोशनी अच्छे से पहुंच रही है, उस समय तो ये लोग क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जिस समय इन पर सनलाइट नहीं पड़ रही होगी यानी सूर्य की किरणें एब्सेंट होगी, चाहे वो रात्रि का समय हो या दिन में ही, वो झील के तले वाले रीजन में हो जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती, ऐसे किसी रीजन में हो, यानी सनलाइट की अनुपस्थिति में, सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति में ये पैरासाइटिक बिहेव करेंगे। अगर इनके पास सूर्य की रोशनी पहुंच रही है तो ये अपने आप अपना खाना पानी बना लेंगे,
क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। पर जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती तो ये पैरासाइटिक या परपोषी की तरह बिहेव करते हैं। अब इनकी बॉडी पर भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या? दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक तो होता है लंबा और दूसरा होता है छोटा। एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। मैं आपको यहाँ पे इसका यूग्लिनॉइड्स का एक कॉमन एग्जांपल है यूग्लिना, वो आपको बनाकर दिखाती हूँ। यूग्लिना की बॉडी ना सामान्यतः ऐसी होती है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स भी उन पे ध्यान नहीं देते। मैं आपको फ्लैजिला वाली बात समझा रही हूँ। तो यहाँ पर ना एक ऐसे गड्ढा सा होता है इनकी बॉडी में, ठीक है, उस पर ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ से एक फ्लैजिला निकलता है लंबा सा, और दूसरा फ्लैजिला निकलता है वो सिर्फ यहाँ तक ही प्रेजेंट होता है, इतना ही, और एक पूरा लंबा जाता है। अब ये जो लंबा फ्लैजिला होता है ना, ये गमन में यानी मोशन में, मूवमेंट में, लोकोमोशन, मूवमेंट को या चलने को लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब इनमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी पाई जाती है, विशेष क्वालिटी पाई जाती है कि इनका जो CHL मतलब क्लोरोफिल, ठीक है, CHL मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सेम एज हायर प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो छोटे जीव होते हैं उनमें एक ही टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है जो होता है क्लोरोफिल A, पर यहाँ पे ऐसा क्लोरोफिल पाया जाता है जो हम प्लांट्स देखते हैं ना, पौधे देखते हैं, ये हायर प्लांट्स होते हैं, इनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वैसा ही सेम टू सेम क्लोरोफिल इनमें भी पाया जाता है। ये इनकी एक विशेषता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। इसको जब सनलाइट मिलेगी तो अपना काम खुद करेगा, जब नहीं मिलेगी तब पैरासाइटिक बिहेव करेगा, ठीक है। फिर आता है राइजोम फंगस। राइजोम फंगस को अवपंक कवक भी कहते हैं। अवपंक कवक, अवपंक कवक का मतलब क्या होता है कि ये सड़ी गली चीजों पे पाया जाता है, सड़ी गली चीजों पर पाया जाएगा। सड़ी गली चीजों का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो सूखी सड़ रही लकड़ी पर या पत्तियों पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी सूखी टहनियों पर प्रेजेंट हो सकता है, सड़ी गली लकड़ियों पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर रहता है मतलब ये सड़ी गली चीजों से ही पोषण प्राप्त करता है ना। तो ये क्या करता है, इसका नेचर कैसा हो गया? मृतोपजीवी, क्योंकि सड़ी गली चीजों से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है तो ये कैसा होता है? सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी, ठीक है। पहले दूसरी क्लास में आपको बताया था जब वो टेबल समझा रही थी, सैप्रोफिटिक का मतलब मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक। फिर मैंने आपको अभी अभी बताया कि सड़ी गली चीजों से अपना खाना बनाता है, यानी ये क्या करता है? सड़ी गली चीजों में जो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक अवशेष बचता है उसका अवशोषण करके खुद का काम चलाता है। तो ये क्या करता है? सड़ी गली चीजों से ऑर्गेनिक मैटर का अवशोषण करता है। ऑर्गेनिक मैटर को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? कार्बनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक मैटर, फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक मैटर। अब इसमें भी एक विशेषता पाई जाती है, स्पेसिफिक नेचर है जो यहीं पे मिलता है। क्या होता है कि जब उचित वातावरण रहता है ना, कि इनके लिए मौसम बहुत अच्छा है, ये अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको खाना भी भरपूर मिल रहा है ना, यानी अच्छी खासी बारिश हो रही है, लकड़ियां सड़ रही है, गल रही है, सब कुछ इनके अनुसार हो रहा है, तब क्या करते हैं? ये इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, इकट्ठा होकर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। इनकी कॉलोनी को प्लाज्मोडियम भी कह दिया जाता है कई बार, ठीक है, प्लाज्मोडियम भी कह दिया जाता है कई बार। तो मेक कॉलोनी इन फेवरेबल कंडीशन, यानी अनुकूल परिस्थिति में ये क्या बनाते हैं? कॉलोनी बना लेते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, यानी बहुत तेज धूप पड़ रही है, जो लकड़ी गल रही थी अब वो धूप पड़ने की वजह से बुरी तरीके से सूख चुकी है ना, कोई भी नमी नहीं बची है, तो ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो इस स्थिति में क्या करते हैं ये लोग? बिखर जाते हैं, इकट्ठे नहीं रहते। इकट्ठे रहेंगे तो जल्दी ये भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, तो क्या होता है? बिखर जाते हैं और बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर में यानी सूक्ष्म रूप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका क्या रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन करने के लिए ये क्या करते हैं? एक फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय बनाते हैं। फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? इधर देखिए, ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये ऊपर वाला जो भाग है ना, इसके अंदर क्या होता है? ये स्पोर्स बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म आकार के होते हैं।
और क्या करते हैं, बनने के बाद ये फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, यहाँ से फट जाती है, तो इसके अंदर जो स्पोर्स है ना वो बाहर बिखर जाते हैं और हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब ये स्पोर क्या करेंगे, अनुकूल कंडीशन आने का वेट करेंगे। जब अच्छी बारिश हो गई, आसपास लकड़ी वकड़ी सड़ रही है, तो ये स्पोर फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ये ग्रो करते हैं। ये क्या है, राइजोम फंगस या अवपंख कवक। लास्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, हमेशा पैरासाइटिक या परपोषी नेचर का होता है, परजीवी या परपोषी होता है। परजीवी क्या होता है, परपोषी का तो मतलब हमें पता है कोई और जीव पर अपना जीवन यापन करता है। और परपोषी क्या होता है, परपोषी वो होता है जो किसी एक जीव के साथ साथ अपने जीवन को पूरा करने के लिए किसी अन्य जीव पर भी निर्भर है। जैसे हमें पता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मलेरिया का, है ना। मलेरिया मच्छर में रहता है और मच्छर के थ्रू इंसानों में इन्फेक्ट करता है। फिर इंसान को कोई अन्य स्वच्छ मच्छर काट लेता है, यानी जिसके पास पहले प्लाज्मोडियम नहीं था, जो मलेरिया का रोगजनक नहीं था जिसके पास, ऐसे मच्छर ने इन्फेक्टेड आदमी को काटा, तो ये प्लाज्मोडियम क्या कर लिया, उस मच्छर में चला गया। ऐसे करके एक परपोषी दूसरा परपोषी दो जीवों पर रहता है, राइट, दो जीवों पर रहता है। तो परजीवी, तो ये मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम, मलेरिया का जो रोग कारक होता है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई दूसरा शरीर चाहिए वहां पे अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए, वो हो जाता है परजीवी। परपोषी क्या होता है, हाँ ठीक है दूसरे से खाना लेके जी लूंगा, उसको ऐसा नहीं कि ये वाला ही चाहिए, ये नहीं तो दूसरा भी ले लूंगा, यानी कुत्ता मिल रहा है तो कुत्ते पर रह लूंगा, बिल्ली मिल रही है तो बिल्ली पर रह लूंगा, या पेड़ मिल रहा है तो पेड़ पे रह लूंगा, पेड़ का पानी चूस लूंगा। वो होता है परपोषी, किसी और से पोषण प्राप्त कर रहा है, चाहे किसी से भी। और परजीवी क्या होता है, परजीवी को स्पेसिफिक होस्ट चाहिए होता है। हाँ, इस समय के लिए मुझे कुत्ता चाहिए तो इस समय मुझे कुत्ता ही चाहिए, फिर कुत्ता किसी मनुष्य को काटेगा तो मनुष्य में चला जाएगा, फिर मनुष्य में अपनी लाइफ साइकिल को और आगे बढ़ाएगा, फिर वहां से उसका शरीर त्याग देगा, ऐसे। ठीक है, तो पैरासाइटिक। अब क्या करते हैं, इसको समझने के लिए इसे 4 वर्गों में बांटा गया है, 1 2 3 4, 4 वर्गों में। पहला क्या है, अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजुअन्स, ऐसे प्रोटोजुअन्स होते हैं जिनका शरीर अमीबा जैसा होता है। अमीबा आपको पता है ऐसा अनिश्चित आकार का एक प्रोटोजुअन है, राइट, अनिश्चित आकार का एक प्रोटोजुअन है। ये अनिश्चित आकार का प्रोटोजुअन क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यानी अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है और दूसरे जीवों पर यापन करता है। अब अमीबा में आपको बताऊं, ह्यूमन का एग्जांपल लेके बताऊं, ये अस्वच्छ जल, गंदे पानी में रहता है अमीबा। इससे मनुष्य क्या करता है, कई बार अगर गंदा पानी पी ले तो अमीबा मनुष्य के पेट में पहुंचकर उसे बीमार कर देता है, फूड पॉइजनिंग करवा देता है। ऐसे ही अमीबा संघ के और भी जीव हैं जो ये काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा लिख सकते हैं हम, और एक और जीव है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका पूरा वैज्ञानिक नाम है क्या, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अगर आपको हिस्टोलाइटिका अभी याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आगे वाली क्लासों में हम इसे पढ़ेंगे, पर एंट अमीबा नाम आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको सब चीजों में एग्जाम्पल्स नहीं दिए, पर जहां जहां एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है सीलियरी। सीलियरी, अब सीलियरी को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए जैसे ये कोई जीव है, राइट, ये कोई जीव है। अब एक तो इसके ऊपर पाया जाता है ये फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला लंबे होते हैं, पर सीलिया क्या होते हैं, इतने छोटे छोटे साइज के होते हैं। ये भी फ्लैजिला की तरह लोकोमोशन में ही काम आते हैं, यानी गमन में ही काम आएंगे, पर ये फ्लैजिला से आकार में बहुत छोटे होंगे। क्या होंगे, बहुत छोटे।
आप देख सकते हैं मैंने फ्लैजिला कितना लंबा बनाया और सीलिया कितना छोटा बनाया है। तो फ्लैजिला और सीलिया में ये सामान्य अंतर है कि सीलिया छोटे आकार का होता है, फ्लैजिला बड़े। अब सीलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सीलिया को कहते हैं कशाप, श आएगा, सॉरी, कशाप, आ की मात्रा, राइट। और फ्लैजिला को क्या कहते हैं? पक्षमाप, कशाप और पक्षमाप, सीलिया एंड फ्लैजिला, राइट। दोनों ही लोकोमोशन का काम करते हैं, गमन का काम करते हैं, पर दोनों के आकार में अंतर है और जो इनकी मेन बनावट होती है ना, वो भी सेम टू सेम होती है। अंदर की जो बनावट होती है वो भी सेम टू सेम होती है। हम वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीलियरी प्रोटोजोन, इसका एग्जाम्पल कौन है? ट्रिपेनोसोमा। क्या है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा नाम का जो परजीवी या प्रोटोजोन है, ये मनुष्य में स्लीपिंग सिकनेस नाम का रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस नाम का रोग उत्पन्न करता है। फिर आता है फ्लैजिलेट, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ये भी मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, पैरामीशियम। इसको ना मैं आपको डायग्राम से नहीं, इसकी पिक्चर से समझाऊंगी। इसके आगे मैंने एक वीडियो भी अटैच किया है इस वीडियो में, उसमें हम क्या करेंगे, इसको पिक्चर से देख के समझेंगे तो ज्यादा आसानी से और अच्छे से समझ आएगा, ओके। फिर क्या है? स्पोरोजुएट। स्पोरोजुएट क्या होता है? अब ये क्या करते हैं? प्रोटोजोन्स अपनी जीवन काल के दौरान एक विशेष टाइप की संरचना बनाते हैं, जिसे कहते हैं स्पोरोजुएट नाम की संरचना। ये स्पोरोजुएट क्या होती है? एक तरह से निश्चल अवस्था होती है। निश्चल यानी उस समय खाना भी नहीं कर रहा, पीना भी नहीं कर रहा, एकदम डेड ऑर्गन की तरह पड़ा है। पर जब इसको कुछ अच्छा वातावरण मिल जाएगा तो ये क्या करेगा? फटाक से ग्रो कर लेगा, फटाफट ग्रो कर लेगा। ये वाली स्टेज होती है स्पोरोजुएट, ठीक है। और मलेरिया का जो परजीवी होता है वो स्पोरोजुएट अवस्था में ही मनुष्य को इन्फेक्ट करता है, यानी मच्छर की लार में ये स्पोरोजुएट अवस्था में पड़ा रहता है, ठीक है। पर जब मच्छर की लार ह्यूमन के ब्लड के अंदर आ जाएगी तब ये स्पोरोजुएट रिप्रोड्यूस करना यानी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी ही ह्यूमंस में या इंसानों में मलेरिया फैलाता है। क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है, ओके। तो अब हम क्या इसको वीडियो से समझते हैं, ठीक है, यानी पिक्चर से समझते हैं, ओके। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोर्ड के थ्रू किंगडम प्रोटोजोआ को समझा था। अब मैं आपको इमेजेस यानी पिक्चर्स के थ्रू इस प्रेजेंटेशन में समझाती हूँ कि किंगडम प्रोटोजोआ कैसे डिवाइड होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आपके सामने जो पिक्चर है उसके अंदर किंगडम प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीव हैं, राइट। तो किंगडम प्रोटोजोआ जब हमने पढ़ा था, हमने क्या कहा था? यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं और ये कैसा है? विवादित ग्रुप है, राइट। कुछ साइंटिस्ट इसको पादपों जैसा, प्लांट्स जैसा भी मानते हैं और कुछ इनमें परजीवियों को ज्यादा रखते हैं, राइट। तो अब इस पिक्चर में ना आपके सामने काफी सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपके आगे अलग अलग कलर से यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को मार्क कर रही हूँ। तो कम से कम 5 या 6 ऑर्गेनिजम्स को मैं आपके लिए मार्क करूंगी और उनके नाम आपको पता होने चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, राइट। ये नंबर 1 और ये भी नंबर 1, ये दोनों सेम पिक्चर्स हैं और इस जीव को हम कहते हैं पैरामीशियम। क्या कहते हैं? पैरामीशियम, ठीक है। अब मैं आपके लिए अलग कलर से दूसरा जीव मार्क कर देती हूँ। इसके बाद आता है ये नंबर 2, ये रहा। ये दोनों सेम ऑर्गेनिज्म की अलग अलग पिक्चर है और ये ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। क्या है ये? यूग्लिना। फिर मैं आपके लिए तीसरा ऑर्गेनिज्म मार्क करती हूँ जो क्या है? अमीबा। ये दोनों सेम ऑर्गेनिजम्स के पिक्चर हैं और ये है अमीबा। इसके बाद 2 और ऑर्गेनिजम्स है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, उन्हें भी मैं मार्क कर देती हूँ। ये है चौथा, इसे हम कहते हैं ट्रिपेनोसोमा और ये है 5वां, इसे हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, ठीक है।
इन पांचों को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है और इनकी पिक्चर्स आपको याद होनी चाहिए, यानी अगर आपको इनकी फोटो दिखाई जाए तो आपके दिमाग में ये ऑर्गेनिज्म क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये वाली फोटो इस जीव की है, इसीलिए मैंने आपको यहीं पे नाम बता दिए। अब आपको मैं इनके बड़े पिक्चर्स भी दिखाऊंगी और अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको इसे जूम करके दिखा देती हूँ, राइट। ये रहा जूम्ड इमेज। ये जो पहला वाला ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, पैरामीशियम। ये जो सेकेंड यहाँ पे नजर आ रहा है ये क्या है, अमीबा। ये थर्ड वाला है ये क्या है, यूग्लिना। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था, इसके बाद में हमने ये चौथा देखा था ये ट्रिपेनोसोमा जो यहाँ पे पर्पल कलर का, और ये जो सबसे नीचे और लास्ट वाला है इसे हमने क्या कहा था, क्लेमाइडोमोनास कहा था, ठीक है। तो ये वो पांच ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी फोटो से देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वो वाला ऑर्गेनिज्म है। फिर हमने इसको ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ा था। तो पहला ग्रुप यहाँ पे क्या है, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में हमने डायटम्स और गोल्डन एल्गी यानी सुनहरे शैवालों के बारे में पढ़ा। तो ये आपके सामने जो पिक्चर है ये सुनहरे शैवाल का है, राइट। गोल्डन एल्गी का पिक्चर है जो क्राइसोफाइटा के अंदर आता है। अब जो आपके सामने पिक्चर है वो डायनोफ्लैजिलेट्स का है। डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा था कि ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और काफी सारे कलर्स के भी होते हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ये कलर्स के पाए जाते हैं, राइट। पर यहाँ पे जो आपको डायनोफ्लैजिलेट दिख रहा है ये समुद्र की लहरें हैं, एक तट पर आई हुई हैं और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का कलरेशन दिखाई दे रहा है, राइट। ये ब्लू कलर में चमक रहे हैं। ये इवेंट यानी ये जो घटना हुई है इसे हम क्या कहते हैं, बायो इल्यूमिनिज्म कहते हैं। वैसे ये आपके बुक में तो नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, पर ये पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्ट का टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे समझाना अच्छा होगा क्योंकि ये डायटम्स में ही इंक्लूड होता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, बायो इल्यूमिनिज्म। अब बायो शब्द का मतलब हमें पता है कि सजीव से है, राइट। पर इल्यूमिनिज्म का मतलब क्या होता है, इल्यूमिनिज्म का मतलब होता है कि जब कोई जीव या किसी भी चीज के अंदर से जब प्रकाश निकलता है ना, यानी जो हमें लाइट दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, वो कहलाता है इल्यूमिनिज्म। पर यहाँ पे कोई जीव दे रहा है, इसे इसलिए हम क्या कहते हैं, बायो इल्यूमिनिज्म। क्या कहते हैं, बायो इल्यूमिनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है। फिर आया था यूग्लिनॉइड्स। इसके अंदर हमने यूग्लिना पढ़ा था। यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की लाइट की प्रेजेंट में तो फोटोसिंथेसिस करता है यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, और जब इसे सनलाइट नहीं मिलती है तब ये परजीवी की तरह बिहेव करता है। तो यूग्लिना के दो पिक्चर्स है आपके सामने, एक तो डायग्राम है और दूसरा उसका माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ठीक है। तो ऐसा नजर आता है यूग्लिना। फिर हमने राइजोम फंगस या अवपंक कवक के बारे में पढ़ा था। हमने इसके बारे में जब पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि ये सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, यानी सड़ी गली चीजों पर नजर आते हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जब अनुकूल परिस्थितियां यानी फेवरेबल कंडीशन होती है तो पास पास आकर कॉलोनी बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो आपके सामने पिक्चर है ये इसकी कॉलोनी की पिक्चर है, और ये जो ऊपर जो आपको बल्ब जैसा नजर आ रहा है सबके ऊपर, ये क्या है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, यानी इसके अंदर इसके स्पोर्स बनेंगे और यहाँ से इसे एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा, और विपरीत परिस्थिति आने पर ये पूरा तितर बितर हो जाएगा एक तरह से, यानी अलग अलग हो जाएंगे सारे। एक फ्रूटिंग बॉडी नहीं, एक सूक्ष्म जीव जिनसे मिलकर ये बना है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, राइट। फिर हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था, और प्रोटोजोआ को हमने आगे 4 क्लासेस में बांटा था, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलियरी और स्पोरोजोइड, राइट। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ के अंदर हमने अमीबा और एंट अमीबा को स्टडी किया था। ये जो आपके सामने इमेज है ना, ये अमीबा की इमेज है। इतने अलग अलग तरीके से अमीबा पाया जाता है। अमीबा का ये गुण होता है कि उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं पाया जाता, ये जिस जगह रहता है उसके अनुसार अपना शेप चेंज कर लेता है, और मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया यानी एक तरह से पाद यानी आभासी पाद यानी आभासी पद या लेग्स बना लेता है जिसकी मदद से ये मूव करता है, ठीक है। तो ये पिक्चर है अमीबा का। ये दूसरा पिक्चर है एंट अमीबा का, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। ये एंट अमीबा का माइक्रोस्कोपिक इमेज है। फिर हमने देखा था फ्लैजिलर प्रोटोजोआ, इसका एग्जाम्पल होता है ट्रिपेनोसोमा।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रही थी तो गलती से मैंने सीलियरी प्रोटोजोआ के आगे एग्जाम्पल लिख दिया था ट्रिपेनोसोमा का, और फ्लैजिलेट की जगह पे एग्जाम्पल लिख दिया था पैरामीशियम का। वो मुझसे गलती से ऑपोजिट लिख दिया मैंने। फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल होता है ट्रिपेनोसोमा, और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना सर्पिल आकार के सांप जैसे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बॉडी है ट्रिपेनोसोमा की। चलिए इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो एक इमेज है ना, ये एक ट्रिपेनोसोमा है। अब आप ये मत कहेगा मैम ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है इसके आगे की तरफ, ये इसकी आंखें है क्या? ऐसा नहीं है, ये इसका सेंस ऑर्गन है। ठीक है, सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है, पानी में हो रहे बदलाव को या अपने आसपास हो रहे टेम्परेचर में चेंज को, उन सबको सेंस करने में मदद करता है। आंखें नहीं है। ओके, ये है ट्रिपेनोसोमा। अब आता है सीलियरी प्रोटोजोअन। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। तो ये आपके सामने पैरामीशियम का इमेज है, तो ये आप देख सकते हैं। और सॉरी, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना रह गई थी, इसके पीछे ये जो आपको पूंछ सी नजर आ रही है, राइट, ये इसका फ्लैजिला है। मैं फ्लैजिला दिखाना चाह रही थी। अब आते हैं नेक्स्ट इमेज पर। अब ये सीलियरी प्रोटोजोअन में देखिए, और सॉरी, इसकी सारी बॉडी पर आपको बाहर की तरफ ये देखिए सीलिया नजर आ रहे होंगे। छोटे छोटे रोम जैसे स्ट्रक्चर है जो बॉडी के चारों तरफ से निकले हुए हैं। ये क्या करते हैं, इसको गमन में हेल्प करते हैं, यानी मोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमने लास्ट देखा था वो था स्पोरोजोएट। स्पोरोजोएट प्रोटोजोएन में के एग्जांपल में हमने मलेरिया देखा था, तो ये मलेरिया के स्पोरोजोएट स्टेज के पिक्चर्स हैं। ठीक है, स्पोरोजोएट स्टेज के पिक्चर्स हैं। अब ये जो आपको गोल गोल बॉल सी बहुत सारी नजर आ रही है ना, ये मलेरिया का प्लाज्मोडियम पैथोजन नहीं है। इसके अंदर जो आपको ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये जो आपको ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रही है, आई एम सॉरी, यहाँ अब देखिए ये जो आपको ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इन बॉल्स के अंदर, ये बॉल्स क्या है, कुछ सेल्स हैं जिनको ये जो प्लाज्मोडियम है इन्फेक्ट कर रहा है। तो इनके अंदर जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये है हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम किंगडम फंजाई को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।